अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे? ठीक हैं आप? तबीयत अच्छी है आपकी? जी जी बच्चे, आज का हमारा जो टॉपिक है ना जी, वो है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, उसकी काइंड्स को हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट हम जो है ना, लास्ट अपने लेक्चर में देख रहे थे कि मेथडोलॉजी क्या होती है डेप्रिसिएट करने की। ये बच्चे मेथड्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी तादाद में मेथड्स हैं। तो हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा जिक्र किया था अपने फिक्स्ड मेथड का। और हम पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि डेप्रिसिएशन एक ऐसा अमल है जो कि हम लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हमारे पास कंपनी में मौजूद होते हैं, मिसाल के तौर पर मशीनरी है, तो वो किस सतह पे डेप्रिसिएट होगी, वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू में कमी आ जाना, दैट इज़ कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। तो जी अब हम थोड़ा सा मेथड्स की तरफ जाएंगे। मैं आपको दो तीन मेथड्स जो है आज के लेक्चर में बताऊंगा। वो ये है कि सबसे नंबर वन पे हमने देखा भी था लास्ट टाइम, इसको हम दोबारा से रिव्यू भी देख लेते हैं इसका नेक्स्ट मेथड्स के साथ। सबसे पहला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें जी क्या होता है, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट विल बी इक्वल ईच ईयर। एनुअल डेप्रिसिएशन इज एसरटेन्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। तो क्या है जी, जितनी लागत थी, कॉस्ट थी एसेट की, वो लिखेंगे और उसमें से स्क्रैप वैल्यू, मिसाल के तौर पे एक 5 साल यूजफुल लाइफ थी, उसके 5 साल के बाद आकर कुछ ना कुछ जो हमारे पास स्क्रैप आ जाता है, उसकी भी तो कुछ वैल्यू होती है ना। तो डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, उसकी लाइफ पे उसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास एक फार्मूला है। सबसे पहले वो कहता है, सपोज कॉस्ट ऑफ अ प्राइस ऑफ एन एसेट इज 2500, स्क्रैप वैल्यू इज 500 and the useful life is 5 years. Annual depreciation will be rupees 400। जी ये 400 कैसे आया बच्चे हमारे पास? ये आया है 2500 में से हमने 500 निकाल दिए जो उसकी स्क्रैप वैल्यू थी, क्योंकि वो तो एक अलग से हमें आमदनी होगी, स्क्रैप की एक वैल्यू है, वो निकाल देंगे। तो पता चला बी 2000 बच गया हमारे पास टोटल 5 साल के लिए। तो 2000 डिवाइडेड बाय 500 इज इक्वल टू 400। तो हमें पता चला 5 सालों में हर साल में एसेट की वैल्यू में 400 रुपीज कमी आएगी। तो बच्चे हमने पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है डेप्रिसिएट करने के लिए। वजह यह है कि 5 साल के बाद वो एसेट जो है नाकारा हो जाएगा और हम अपनी कंपनी में जो है ना, नया एसेट जो है वो लेके आएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हर साल वैल्यू में कितनी कमी आ रही है, क्योंकि ये हम अपनी आमदनी जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें से जो है ना ये अमाउंट निकाल देंगे, लेस करते जाएंगे, और उसके बाद ही हम टैक्स देंगे या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेप्रिसिएशन को भी हर साल हम डिडक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें 5 सालों के बाद जो आमदनी का कुछ हिस्सा बच गया डेप्रिसिएशन की मद में, तो उससे हम अपना 5 साल के बाद कुछ नया एसेट परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वक्त के साथ वो अपनी वैल्यू में कमी लाता है। अच्छा सॉरी, अब हम थोड़ा सा देखते हैं, नीचे आते हैं। मैं एक सेकंड ये भी इतनी कंफर्मेशन कर लूँ अपनी। जी हमारी वीडियो जो है रिकॉर्ड हो रही है। तो अब हमें पता चला कि स्ट्रेट लाइन मेथड के हवाले से हम जान चुके हैं। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे वो कहता है, depreciation is usually expressed as rate percent per annum on cost of asset. It is ascertained by the following formula: annual depreciation divided by cost multiplied by 100। तो अब पता चला, in the above example the rate of depreciation will be 16%। डेफिनेटली जी जब 4000 रुपये को 2500 रुपये पे तकसीम किया और 100 पे डिवाइड किया, तो हमें मालूम हुआ कि अगर 25,000 का 25,000 खत्म हो गया, तो इसका मतलब है 16% डेप्रिसिएट हो रहा है। वो कहता है कि रेट दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इसकी एक स्क्रैप वैल्यू बच जाती है, लिहाजा हम उसको निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि स्क्रैप वैल्यू तो एज सच खुद एक अमाउंट है, वो तो हमारे पास कैश हमें वापस मिल जाएगा। ये जो 2500 में से हमने 500 निकाला,
अब क्या बचा है, 400 डिवाइडेड बाय, वो कहता है 2000 पे हम इसकी देखी थे परसेंटेज, तो हमें पता चला 20% पर एनम, 20% अमाउंट जो है ना वो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है साल में ही। तो उससे हमें पता चला कि जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, क्योंकि वो फिक्स अमाउंट डेप्रिसिएट कर रहा है, तो इसीलिए हमने उसका रेट भी दे दिया। अब आगे वो हमें बताता है, अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल एवरी ईयर सिंस डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स्ड रेट ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है जी, फिक्स्ड रेट पे हम चार्ज कर रहे हैं। उसके स्पेसिफिक मेथड क्या है, इफ द एनुअल डेप्रिसिएशन इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर इट विल शो अ स्ट्रेट लाइन सिंस द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल एवरी ईयर। देखें जी, पहले साल में 16%, अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो कहते हैं अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर ग्राफ बनाते हैं ना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसे भला, मैं आपको ये ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ जी। यहाँ पे ये हम आते हैं इसकी तरफ, अपना हम न्यू शेयर की तरफ आते हैं और व्हाइट बोर्ड की तरफ आ जाते हैं। चलें जी, व्हाइट बोर्ड में आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड की, कैसे है जी। देखें जी, मिसाल के तौर पे ये एक ग्राफ हम बना रहे हैं, तो अब पता चला यहाँ पे जो है 10%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 30%, ये 10, ये 20, ये 30, ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, और ये 1 2 3 4 5। अब पता चला 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आ गए हैं ईयर्स। ठीक है जी, अब ये हमारे पास ईयर्स आ गए हैं, और ये हमारे पास डेप्रिसिएशन की परसेंटेज आ गई है। ठीक है जी, परसेंटेज आ गई है हमारे पास डेप्रिसिएशन की। तो अब हमने देखा, जब उसमें सेकंड मेथड में हम बात कर रहे थे कि पहले क्या था, हम न्यू शेयर में आके दोबारा से देख लेते हैं इसको। शेयर किया हमने, तो यहाँ पे देखें जी 20% का फिगर है, क्योंकि हमने देखा कि 20% एनुअली जो है ना डेप्रिसिएट हो जाता है। अब हम न्यू शेयर की तरफ आते हैं, और इसको व्हाइट बोर्ड पे हमने बनाया हुआ है ग्राफ। पहले साल में कितनी हुई, 20% हुई, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। दूसरे साल में कितनी, 20%, क्योंकि वो सेम रेट है। तीसरे साल में 20%, चौथे साल में 20%, पांचवें साल में 20%। जब हमने ग्राफ बनाया तो देखो सब पॉइंट्स को टच किया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, यानी सीधी लाइन हमारे पास आ गई खींच के। तो हमें पता चला बच्चे कि ये जो है ना स्ट्रेट लाइन आती है। ये मैं थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है लाइन, इसको आप टेंशन ना लें, मतलब ये 20 के सामने है, तो इसीलिए जो है ना इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है, कि ये जो है हमारे पास आ गई। अब हम थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ वापसी आते हैं, और हम अपने दूसरे मेथड्स की तरफ चलते हैं कि वो हमें क्या बताते हैं दूसरे मेथड्स। तो वो कहते हैं कि बड़ा सिंपल मेथड है, सिंपलिसिटी है। इस मेथड्स के कुछ मेरिट्स हैं, क्या है, सिंपलिसिटी है, फायदेमंद ये है। द एसेट कैन बी रिटर्न अप टू जीरो वैल्यू अंडर दिस मेथड, जीरो वैल्यू तक उसको वो खत्म किया जा सकता है। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन और लीज होल्ड पीरियड प्रॉपर्टी पेटेंट्स अदर लाइक एसेट्स। ये तो कंपनी की पॉलिसी है कि वो जिस मेथड पे, अच्छा इसके डीमेरिट्स भी उन्होंने कुछ दिए हुए हैं। With the passage of time, efficiency of a asset decreases, but the amount of depreciation remain the same. वो कहता है कि वक्त के साथ जी एफिशिएंसी में तो कमी आती है, लेकिन वो 20% ही उसको डिक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले अगर वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस करता था, तो अब उसकी कैपेसिटी में कमी आ चुकी है, उसके प्रोजेक्ट घिस चुके हैं, वो 800 यूनिट बनाएगा। ये लास्ट टाइम में मैंने आपको मैं भी बताया था। इफ द एसेट आर परचेज ड्यूरिंग द ईयर द कैलकुलेशन ऑफ कंपैरेटिव डेप्रिसिएशन क्रिएट्स सर्टेन प्रॉब्लम्स। वो कहता है अगर वो ड्यूरिंग ईयर कुछ परचेज किया गया है, तो वो सही मानों में हम उसकी डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते। अच्छा, इसके बाद आप जर्नल एंट्रीज को फिलहाल छोड़ दें, ठीक है ना। ये आप ये हम जब हम उसको डेप्रिसिएशन शो करवाते हैं, तो सिंपली उसने डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले गया और डेप्रिसिएशन अकाउंट को उसने क्रेडिट कर दिया। मतलब वो राइट ऑफ कर रहा है ना,
तो बैंक अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट, इफ प्रॉफिट इज अर्नड ऑन अ सेल तो एसेट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। इन एंट्रीज को फिलहाल आप इग्नोर करें, आपको हमारा मकसद है मेथड्स की तरफ जाना। पहला मेथड्स जी हमें समझ आ चुका है। अब हम आते हैं सेकंड मेथड को देखते हैं, और इस मेथड में क्या बताया जाया गया है जी, इसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है डिमिनिशिंग मेथड का। जी बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और डेप्रिसिएशन के हवाले से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा इंशाल्लाह ताला। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स्ड रेट लाइक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। वो कहते हैं एक इंस्टॉलमेंट होती है, उसके तहत ही हम जो है ना देखेंगे कि क्या बात होती है इसमें। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। वो कहते हैं कि बुक वैल्यू निकाली जाती है, बुक वैल्यू पे ये एसेट डिक्रीज, बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम इट्स कॉस्ट। वो कहते हैं बुक वैल्यू में क्योंकि कमी आती रहती है, क्योंकि हर साल की उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट ग्रेजुअली रिड्यूसेस ऑन अकाउंट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। वो कहता है कि बुक वैल्यू क्योंकि वक्त के साथ साथ कम होती जाएगी, क्योंकि पहले साल में अगर 10% डिक्रीज हुआ, दूसरे साल में फिर 10% डिक्रीज हुआ, तो बुक वैल्यू में कमी आती जाएगी। दूसरे साल में डेप्रिसिएशन एक हिसाब से ज्यादा हो जाएगी। सिंस द डेप्रिसिएशन परसेंट इज अप्लाइड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ एसेट, द मेथड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस। तो इसका मतलब है जो बचा कुचा बैलेंस एक साल के बाद बचा होगा, उसी पे रेट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में वक्त के साथ साथ बुक वैल्यू में कमी आती गई, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करते गए, तो इसलिए इसको डिमिनिशिंग मेथड का नाम दिया जाता है। अब हम जी यहाँ पे देखेंगे कि इसको कैसे उन्होंने कैलकुलेट करना है। अगर आपको कहा जाए कि एक ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ एन एसेट 1000 है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, उसके साथ आप जो है इसको डिमिनिशिंग मेथड के साथ इसकी डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाएं, 3 साल 5 साल जितने साल भी आपको बताया जाए, क्या है 10% तो होनी है। अब देखें जी, पहला साल में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट आप लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 1000। ऑफ 1000 भी तो लिखेंगे ना, क्योंकि 1000 तो उसकी बुक वैल्यू है पहले साल में। तो आपने 10% लगाया तो पता चला ये 100 रुपए बने 1000 के, माइनस हुए तो पता चला बुक वैल्यू 900 बच गई इसकी, क्योंकि वैल्यू में कमी आ चुकी है ना, बुक्स में से रिड्यूस कर देंगे 100 रुपए। अब हम नेक्स्ट सेकंड ईयर पे आए, 10% ऑफ 900, 900 लेंगे, क्यों, बुक वैल्यू 900 बच चुकी है। तो पता चला दूसरे साल के बाद बुक वैल्यू 810 रुपए बच चुकी है। अब थर्ड ईयर गुजर चुका, हमने देखा 10% ले लेंगे किसका, बुक वैल्यू का, तो वो 81 रुपीज आ जाएंगे, तो 721 आ जाएंगे बुक वैल्यू में। तो ऐसे ही जितने साल गुजरते जाएंगे उतने आप माइनस करते जाएंगे, और ये अनटिल के ये सिफर तक पहुंच जाएगी। तो हमें पता भी चल जाएगा कि कितने साल में हमने इसको रिड्यूस करना है, हमें अंदाजा हो जाएगा। It may be observed that the amount of annual depreciation is gradually reducing, but under fixed installment method, the amount remains the same. वो कहते हैं अगर फिक्स मेथड होता, फिक्स इंस्टॉलमेंट होती, तो एक फिक्स अमाउंट के साथ ही डिक्रीज करते। तो इसमें क्या है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वक्त के साथ ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है एनुअली, तो इसी वजह से जो है ना ये सेम अमाउंट नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है, ठीक है ना। ये एंट्रीज इन्होंने की हुई हैं, इसको फिलहाल आप इग्नोर करें। हम अब अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ आते हैं, उसमें देखेंगे कि हमें क्या चीज़ बताई गई है। अच्छा हाँ, ये भी बड़ा अहम है, बड़ा आसान है। मैं इतने मुश्किल मेथड्स की तरफ आपको नहीं लेके जाऊंगा। थर्ड मेथड में हमें बताता है ईयर्स डिजिट और सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड। इसमें क्या किया जाता है बच्चे, तमाम स्टूडेंट्स मेरे, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग और आपको समझ आ रही होगी। देखिए जी, डिजिट्स को ऐड कर देना।
क्या है, दिस मेथड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन अकाउंटेंट रिसेंटली। ये जी पिछली एक दो दहाई की बात है कि अमेरिकन ने ना, अकाउंटेंट्स जो थे उन्होंने रिसेंटली ये एक मेथड निकाला, उसको डिजिट मेथड का नाम दिया गया। ईयर्स डिजिट मेथड, ईयर्स डिजिट यानी सालों के जो डिजिट है। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। वो कहता है ये ना इम्प्रूव्ड मेथड है, ज्यादा बेहतर समझा जाता है डिमिनिशिंग मेथड की बजाय। हियर आल्सो द डेप्रिसिएशन चार्ज कॉन्स्टेंटली रिड्यूसेस। वो कहता है वक्त के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी इसकी रिड्यूस होती जाती है। उसमें तो डेप्रिसिएशन बढ़ती जाती थी, ये वो एक फिक्स रेट पे रहती थी, मानते हैं, लेकिन रिड्यूस वैल्यू में तो कमी आती थी, लेकिन डेप्रिसिएशन का रेट सेम था। यहाँ पे वो कहता है कि डेप्रिसिएशन का रेट भी सेम नहीं रहेगा, वो भी कॉन्स्टेंटली रिड्यूस होगा। वो कैसे होगा, वी विल सी इन आवर लेक्चर। And when we move to the next, this method is normally applied to fairly long-lived assets. वो कहते हैं जो एहसास लंबे अरसे के लिए लिए जाते हैं ना, उसके ऊपर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। Unlike the diminishing balance method, a constantly decreasing rate is applied on the original cost. चलें जी, ये तो ओरिजिनल कॉस्ट पे आता है। वो कहते हैं ये लंबे अरसे के लिए मेथड यूज होता है। वो कहता है कि ओरिजिनल बुक वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये तो हमें जीरो तक ले जाते हैं। तो इसमें भी हम देखेंगे कि क्या बात की गई है। द डिटर्मिनेशन ऑफ अ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी सिंपल। इट सिंपली सम्स अप द years of an asset's lifespan to be used as a denominator. The resolves the individual year numbers to be used as a numerator. अच्छा जी, चलें जी, फिलहाल आपने क्या करना है। वो कहता है इफ कॉस्ट, रेजिडेंशियल वैल्यू एंड लाइफ ऑफ एन एसेट आर। वो कहता है अगर 75,000 रुपए एक एसेट की कॉस्ट है, ₹3,008 द डिनोमिनेटर विल बी। क्या है, अच्छा जो भी कॉस्ट है, यूजफुल लाइफ कितनी है, 8 साल। तो जी 1+2+3+4+5+6+7+8 हम सबको एड अप करेंगे तो ये 36 बन जाएगा। कहता है द न्यूमरेटर्स फ्रॉम फर्स्ट टू 8 years विल रिस्पेक्टिवली 8, 7। वो कहता है जब हम माइनस उलट गिनती करते हैं तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 लिखा जाता है। अप्लाइंग द रेट टू द डेप्रिसिएबल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू, एग्जाम्पल गिवन 72,000। वो कहता है कि 75,000 उसकी अमाउंट थी, 3,000 हमें बचा और 8 साल तक वो इस्तेमाल हुआ, यूज हुआ। स्क्रैप वैल्यू उन्होंने दी है 3,000 और द डिनोमिनेटर विल बी। अच्छा जी, अब हम यहाँ देखते हैं द डेप्रिसिएशन चार्जेस फॉर द फर्स्ट 8 years विल बी। कैसे बचे, 75,000 है ना, 75,000 में से 3,000 हमने जो है ना वो रेजिडुअल में उसने बताया है, उसने यहाँ पे बता दिया है कि 72,000 रुपए जो है ना डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं कुल। तो पता चला 72,000 जो है ना हमारे पास डेप्रिसिएबल कॉस्ट है मौजूद हमारे पास। अब रेट कितना लगाएंगे हम, देखें जी, उलट चलेंगे। वो कहता है कि पहले साल ज्यादा, दूसरे साल, तीसरे साल, वक्त के साथ साथ रेट में कमी आती जाएगी। 72,000 हमने रेजिडुअल वैल्यू लिख देनी है। वो कहता है 72,000 जो डिजायरेबल कॉस्ट है ना, इसका 8% रिड्यूस, 8/36 जितना भी परसेंटेज है, तो पता चला 16,000 डेप्रिसिएशन बनेगी। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 16,000। 72,000 में से जब हमने 16,000 को डिडक्ट किया, जी एक सेकंड जी, मैं इसको कंफर्म भी कर लूं अपने कैलकुलेटर पे। क्या है जी, 72,000 माइनस 16,000, ये हमारे पास 56,000 बची अमाउंट, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे जो है ना हम लेंगे, उन्होंने जो है ना इसमें 3,000 को ऐड किया हुआ है। उसकी वजह ये है बच्चे कि 59,000 बचे हमारे पास पैसे। उसकी वजह ये है क्योंकि 3,000 तो वो उसमें उसकी वैल्यू भी है ना। तो 16,000 रुपए जब डेप्रिसिएट हुए हैं
पहले साल की वैल्यू में, तो बुक वैल्यू में से माइनस करेंगे। 75 में से 16 गए तो पता चले 59,000 रुपये हमारे पास बच गए पहले साल के बाद। दूसरे साल में पता चला डेफिनेटली जी हमारे पास ये वैल्यू थी ना 59,000 की। अब क्योंकि रेट तो हमने वही लेना है, अब ये जो 7% है ना, हम जो इसको रिड्यूस कर रहे हैं वो तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट पे करेंगे। क्या है 72,000 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 36, तो वो बना 14,000। अब 14,000 जो हमने डिडक्ट करना है ना बच्चे, वो करना है 59,000 में से डिडक्ट। ये इस साल दूसरे साल में डेप्रिसिएशन 14,000 रुपए की हुई, हमारे पास जो उसकी वैल्यू बच चुकी थी वो 59,000 थी। अब तीसरे साल में 72,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 36, तो ये हमारे पास 12,000 आए। ये जो हमारे पास बुक वैल्यू 45,000 रुपए बची थी, ये हमने देखे अगले साल में लिखी हुई है ओपनिंग बुक वैल्यू, उसमें से मजीद लेस हो जाएंगे 12,000, ये 42,000 आ जाएंगे। 42,000 मतलब ये तो एड अप कर रहा है ना, इसको वक्त के साथ साथ इन चीजों को ऐड अप किया जा रहा है। तो पता चला इसमें ये ऐड हुआ तो 42,000 कुल डेप्रिसिएट हो चुके हैं और 33,000 इसकी बुक वैल्यू बच चुकी है। 33,000 अगले साल के लिए आएगी ओपनिंग वैल्यू। तो बच्चे ऐसे ही ना 8 साल तक मामला चलेगा। 8 साल तक जब मामला चलेगा तो पता चलेगा लास्ट ईयर में 5,000 रुपए थे और 72 1/36 2,000 हुए हमारे पास डेप्रिसिएट। 5 में से 2 गए तो पता चला 3,000 रुपए जो है ना हमारे पास बच जाएंगे, जो कि 8 साल के बाद एक स्क्रैप वैल्यू है। रेजिडुअल वैल्यू उसको बोलते हैं या स्क्रैप वैल्यू कह सकते हैं, जो कि बची कुची कीमत, जो कि हमारे पास एक स्क्रैप डीलर जिसको हम कबाड़ वाला बोलते हैं वो आएगा और वो उसको 3,000 रुपये में वो मशीनरी लेके चला जाएगा वो असासा। तो वो बच्चे हमें मालूम हुआ कि हमने जो है ना डिजिट मेथड भी सीख लिया सर ट्रेड लाइन के साथ साथ। अच्छा, वो डिजिट को ऐड अप करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इट्स सो सिंपल दैट n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये क्या निकल आते हैं, सम ऑफ ईयर्स आ जाते हैं। यानी आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है, आप क्या है n प्लस वन करेंगे, 8 + 1 9, 9 मल्टीप्लाई 8, 72 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 36। ये सम आ जाता है इसको लेने से। आप कैलकुलेटर पे अलग से ईयर्स को भी जमा कर सकते हैं और ये मेथड, ये फार्मूला यूज करते हुए भी आप चला सकते हैं। जी जी, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चे। हम फिलहाल हर मेथड को नहीं देखेंगे, ये तो क्योंकि सैकड़ों मेथड दिए हुए हैं, तो आप फिलहाल स्ट्रेट लाइन मेथड रखें जहन में। और इसके अलावा जी रिड्यूसिंग मेथड रखें सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे आप ईयर डिजिट मेथड को भी जहन में रखें। हम जो ये पहले 3 मेथड जो हैं इनमें से आपके क्वेश्चन भी बनेंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं ये डेप्रिसिएशन और सिंकिंग फंड मेथड, ये आप सीख सकते हैं। ऐसे तो हजारों किस्म के मेथड्स इनोवेट होते हैं, वक्त के साथ साथ रिसर्च हो चुकी है आजकल, काफ़ी डिफरेंट मेथड्स हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये जो हमारे पास डिजिट मेथड है ना, मैं इसको ज़्यादा लाइक कर रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ जो है ना डेप्रिसिएशन को भी लूज करता रहता है। वो कहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वो भी एक किस्म का वो भी एक मेथड्स को यूज कर रहे होते हैं। ये इसके अलावा ये तो एक मुकम्मल चैप्टर है जिसमें काफी ज्यादा दिए जाते हैं। इसके अलावा एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता चलूं, वो है रीवैल्यूएशन मेथड का। ये बड़ा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इस मेथड को समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है। तो मैंने कहा आपको ये भी बताता चलूं, इसको भी आपको नो हाउ हो जाए। इसमें क्या कहता है कि अंडर दिस सिस्टम द एसेट्स आर रीवैल्यूड ईच ईयर। हर साल में जो है ना उसको रीवैल्यूएट कर लिया जाता है, असासे को उसकी वैल्यू देख ली जाती है। खास तौर पे मैं आपको बताता चलूं बच्चे, जो कि टूल्स होते हैं ना, जो कि एक लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं होते, एक टूल्स होते हैं, छोटे लेवल पे यूज हो रहे होते हैं, वो भी तो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू में कमी लाते हैं। तो उसमें क्योंकि रद्दो बदल चेंजिंग होती रहती है, एडिशन होती रहती है, तो इस वजह से जो है ना हम री इवेल्युएट कर लेते हैं। क्योंकि कोई हमारी कंपनी थी बिजली की, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की, हमने प्लास लिया, पेचकस लिया, वो भी वक्त के साथ टूट फूट जाते हैं। तो ये तो हम वक्त के साथ साथ लेते रहते हैं, तो इसको हम री इवेल्युएट कर लेते हैं।
रीवैल्यूएशन से ये होगा कि हमें दोबारा से वैल्यू का पता चल जाता है। अच्छा जी, अब हमने ये देखा अंडर दिस सिस्टम द एसेट्स आर रीवैल्यूड ईच ईयर। दिस मेथड इज नॉर्मली अडॉप्टेड टू चेंज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन न्यूमरस इनएक्सपेंसिव फिक्स्ड एसेट्स। जो एक्सपेंसिव नहीं होते एसेट्स, मतलब स्मॉल टूल्स हो गए, लाइफ स्टॉक हो गए, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए एंड अदर एसेट्स, क्योंकि ये वक्त के साथ बदलते रहते हैं ऐसा से, तो इसलिए वो कहते हैं रीवैल्यूएशन हमें करनी होती है। Accordingly, periodic inventory is taken on usable items and valued at cost irrespective of ruling prices. Excess of the opening over the closing inventory thus gives the periodic depreciation expense. अब हमें वो एक एग्जांपल बताता है, उसमें वो कहता है if the value of a tool at a beginning of the year was 8,000, अगर कोई हमारे पास टूल्स 8,000 के थे स्टार्ट में, ड्यूरिंग द ईयर टूल्स वर्थ रुपीज 6,000 वर परचेज, पता चला 8,000 के जो हमारे पास टूल्स थे वो काफी नहीं थे, हमें 6,000 रुपए के मजीद टूल्स भी लेने पड़ गए इजाफी, तो वो जमा हो जाएंगे जी उसमें। When at the end revaluation was undertaken, it amounted rupees 11,000. तो पता चला जब हमें उसको रीइवेल्युएट किया गया तो 8,000 ये हो गए और 6,000 ये हो गए, तो पता चला 8 प्लस 6 14,000, 8,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 14,000। तो कुल असासे हमारे पास कितने थे? 14,000 रुपए के थे। जब हमने रीवैल्यूएट किया तो पता चला 11,000 के वो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद है। तो क्या होगा बच्चे, 14,000 में से वो 11,000 खत्म हो जाएंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि वो तो हमारे पास मौजूद है सामान। तो पता चला रुपीज 3,000 वो एक खास पीरियड में एसेट्स जो हैं वो यूटिलाइज हो चुके हैं, वो डेप्रिसिएट हो चुके हैं, तो 3,000 हमारे पास उस खास पीरियड की डेप्रिसिएशन आ गई। वो 1 साल भी हो सकता है, वो 6 माह का पीरियड भी हो सकता है, ये तो आप पे मबनी है कि आप इसको कितने तक लेना चाहते हैं। वो कहता है मेरिट्स में ये बहुत ही सिंपल मेथड है। वो कहते हैं कि क्योंकि हर साल में रीइवैल्यूएशन जरूरी होती है प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, पता होना चाहिए कि हमारा एसेट कितने का हो चुका है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज अनइक्वल, डेफिनेटली हर साल में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अनइक्वल होती है। द वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और ये भी बात है कि जनाबे वाला कि एक टाइम कंज्यूमिंग भी होता है प्रोसेस के, हर दफ़ा आप टाइम उसकी इवेल्युएट करते रहें और मार्केट का रेट पता करें कि इसकी क्या वैल्यू क्या नहीं। तो बच्चे इसके अलावा मुख्तलिफ ये डिप्लेशन मेथड और इसके अलावा मशीन रेट और पर मेथड, मशीन घंटों की जितने घंटों चली उतना उसको रिड्यूस कर दें। माइलेज मेथड, अगर आपकी कोई गाड़ी है आप वो चला रहे हैं, कितने माइल्स के बाद वो कितनी एक्सपायर हो जाएगी। ग्लोबल मेथड, तो ये तो हजारों किस्म के मेथड्स हमारे पास मौजूद हैं। तो आज का चैप्टर हम कंक्लूड कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर हमें कंक्लूड किया, हम इसको समराइज करेंगे बच्चे। वो ये है कि हमने ये देखा इस मुकम्मल चैप्टर में कि डेप्रिसिएशन का मतलब असासों की वैल्यू में कमी होना, और जो आपने याद रखने हैं मैंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताए हैं। मैं आपको ये बुक पहले ही शेयर कर चुका हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमें पता चला कि ये मेथड जो हमें बताता है वो ये बात बताता है कि इसमें डिफरेंट किस्म के मेथड बताए गए। एक स्ट्रेट लाइन मेथड था जिसको हमने देखा कि फिक्स रेट पे हम उसको स्ट्रेट फिक्स रेट पे हम डेप्रिसिएट कर देते हैं। नंबर 2 पे हमने देखा कि आई थिंक सो कि वो डिमिनिशिंग मेथड था, वो वक्त के साथ साथ डिमिनिश होता गया। इसके अलावा हमने देखा कि डिजिट मेथड देखा। इसके अलावा हमने चौथे नंबर पे जो देखा वो देखा जी, बड़ा सिंपल सा मेथड था, वो भी बहुत अच्छा था, रीइवैल्यूएशन मेथड। ये जो 4 मेथड्स मैं आपको बता चुका हूँ, इंशाल्लाह ताला इसी में से कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। सो यू आर सपोज टू रीड दीज ऑल थिंग्स। तो इसको आप जो है ना मद्देनजर रखते हुए इसको आप देखेंगे इस चैप्टर को। चलें जी, बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट you learn a lot from this lecture. Jazakallah khair. Allah Hafiz. Thank you very much, Dr. Muhammad Zubair Saeed. Allah Hafiz.